नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि मुल्क की मईशत मसाइल से निकली कब थी। मैंने तो यही देखा है जब से होश संभाला कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तकिल दबाव में है। महंगाई हमारा मसला है, बेरोज़गारी हमारे यहाँ बढ़ रही है और मैंने कभी लोगों को मुतमईन नहीं देखा सिवाय मुशर्रफ दौर के अंदर कुछ अरसे के लिए, चूँकि मुलाजमतें हमारे पास काफ़ी हो गई थीं और उसके साथ साथ ज़र मुबादला के ज़खायर भी थे और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, यानी बैरूनी सरमायाकारी भी आ रही थी और बैनुल-अक़वामी इदारे पैसे भी दे रहे थे, ममालिक भी पैसे दे रहे थे। वो एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा एक वक्त माजी करीब के अंदर ऐसा गुजरा कि जहाँ पर मैंने देखा कि महंगाई होने के बावजूद लोग मुतमईन रहे क्योंकि रोज़गार मौजूद था। बाकी उसके अलावा मैंने यही रोना धोना देखा है कि महंगाई बढ़ने की शरह बहुत ज़्यादा है, यानी इन्फ्लेशन, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है मुल्क में, माशी मसाइल उरूज पर हैं और पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़ रहा है। मुकामी पैदावार अपनी जगह मौजूद तो है, लेकिन मुकामी पैदावार के बावजूद पाकिस्तान की मईशत दबाव का शिकार है। जिद्दत कारोबार में लाई नहीं गई, जदीदियत भी नहीं आई और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे इन्वेंशन कहा जा सके। इनोवेशन भी बहुत कम है, यानी इजादात नहीं है पाकिस्तान में। तब आप ख़ुद मुझे बताइए कि जो मैंने आपके सामने माज़ी करीब का माशी नक्शा खींचा है, पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा रहा है। ये मुश्किलात कभी थोड़ी कम और कभी थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान मुश्किलात से निकल नहीं सका। उसके बेशुमार, मैं कह सकता हूँ कि लोग कहते हैं कि उसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन जो बुनियादी वजह लोग कहते हैं कि है पाकिस्तान की मईशत के साथ, वो करप्शन। मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं करप्शन। आप किस हद तक उससे इत्तिफाक करते हैं, किस हद तक उससे इख्तलाफ करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन से पहले सब इस चीज़ पर मुत्तफिक थे कि जनाब करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशी मसला है। नहीं, गलत नहीं कह रहा। आप जलसों की कैसेट निकाल सकते हैं, कैसेट तो अब नहीं होती, रिकॉर्डिंग होती है, वो भी डिजिटल, तो आप निकाल सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। आप देखेंगे मामला करप्शन पर ही लाकर छोड़ा जाता था कि पाकिस्तान के माशी मसाइल की वजह करप्शन है। महंगाई इस वजह से होती है क्योंकि हुक्मरान करप्ट हैं। हमारे मुल्क की तरक्की जो है, माशी तरक्की सुस्तरवी का शिकार है क्योंकि करप्शन बहुत है। लेकिन अब तो करप्शन नहीं है, या हुकूमती दावा तो कम से कम यही है कि करप्शन नहीं है। और अगले दिन मैं देख रहा था कि एक मौसूफ से पूछा गया कि हुकूमत के खिलाफ करप्शन केस क्यों नहीं होते, तो उन्होंने कहा हमें शिकायत नहीं मिलती। और मुमकिन है उनकी बात सही हो, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि करप्शन घर नहीं है तो फिर मुल्क की माशी तरक्की तेज़ होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही? सवालिया निशान। ये मैं आपके सामने फैक्ट बयान कर रहा हूँ। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अभी प्रोग्राम देख रहे होंगे लंदन में, तो वो भी एक वक्त पे ऐसा महसूस करते थे कि करप्शन बहुत बड़ा मसला है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहा करती थी करप्शन हाउ, यानी करप्शन कहाँ, कैसे, कैसे के माने होते हैं करप्शन हाउ। मुझे आज भी उनका ये जुमला याद है, करप्शन हाउ। तो बेसिकली इल्ज़ामात तब वो भी करप्शन के लगाते थे और सैफुर रहमान साहब को एहतसाब ब्यूरो दिया हुआ था, या एहतसाब ब्यूरो का सरबराह बनाया हुआ था। उनका काम जो था वो करप्शन को रोकना था, पकड़ना था। ये मैं माजी करीब की बातें कर रहा हूँ, माजी वईद की बातें नहीं कर रहा, हाल ही की बातें कर रहा हूँ। अब तो सेनेटर सैफुर रहमान जो साबका सेनेटर थे, अब तो कहीं सियासत में दिखाई नहीं देते। हाँ, तकरीबात के अंदर मैंने सुना है कि उनकी झलक वगैरह दिख जाती है। आप उनसे मालूमात करें ना। इमरान खान साहब अकेले ये महसूस नहीं करते थे कि इस मुल्क की मईशत जो है वो दरअसल सुस्तरवी का बुनियादी, जो जिसे आप कह सकते हैं बुनियादी वजह है वो सुस्तरवी की, वो करप्शन है। मैं नहीं कह रहा, या आप देख लीजिए, तारीख में आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। ताहम ये ज़रूर है कि पीपल्स पार्टी ने कभी करप्शन की शिकायत नहीं की कि करप्शन है या करप्शन की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। ये बात है। बाकी तमाम सियासी जमातों ने
वक्तन फवक्तन एहतजाज ज़रूर किया है, लेकिन खैर आगे चलते हैं भाई। मेरे तो वहाँ पर भी दोस्त हैं, अहबाब हैं, क्या वो भी नाराज़ हो जाएंगे साहब हम पे तनकीद कर दी या हमारे बारे में कुछ कह दिया? तो भाई मैंने उनके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अगर आप नोट कर लीजिए तो चलिए फिर इन मुश्किलात का और जिक्र भी कर लेते हैं। देखिए, बुनियादी वजह आपको रूट पे पहुंचना पड़ता है। जड़ क्या है मसले की? मैंने तो आपके सामने जड़ पकड़ के बताई है कि ये कहते हैं कि ये जड़ है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट हैं। कॉज क्या है ये हमने आपको बताया, कॉज क्या है। अब इसके मुतालिक और मज़ीद बात की जाए, इससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत जब ठीक रही तो तब क्या था, क्योंकि मुश्किलात में तो घिरी रही। जब मुश्किलात का बोझ थोड़ा कम हो गया तब क्या किया? तब गेम था सारा पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक गेम, जियो पॉलिटिकल गेम। हमने अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठाया। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुख्तसरन फिर ये बात करते हैं कि साहब अगर हम जियो स्ट्रेटेजिक ही फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर उसको किस तरह से भरपूर अंदाज के अंदर उसका फ़ायदा उठाया जाए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। में थे उस दौर को निस्बतन आपके और शौकत अजीज साहब के भी, लेकिन ज़्यादा आप ही के दौर के, तो लोग निस्बतन खुशहाल थे। तो माशी मुश्किलात के बारे में जब बात होती है तो उस दौर को ज़रूर याद किया जाता है कि उस दौर में महंगाई ज़रूर होगी, लेकिन एक तो बैंक कर्जे की जो शरह थी वो थोड़ी कम थी, और उसके साथ साथ जो बेरोज़गारी थी उसकी शरह बहुत कम थी। क्या कहते हैं आप डॉक्टर सलमान शाह साहब, खुशहाली का दौर कोई अभी कोई नज़दीक दिखाई दे रहा है? जी, माशी खुशहाली का। देखिए, अगर आज की आप बात करें तो हम एक बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि जो ज्यादा मुश्किलात थी उनको हमने भूल कर ली है। हाथी निकल गया, अभी दुम रहती है। बट एक चीज है जो कि हमें बड़ी क्लियरली देखना चाहिए। नंबर वन, कि IMF का प्रोग्राम अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके नज़र आ रहा है कि हुकूमत की एक पॉलिटिकल विल है कि वो मुश्किल काम भी कर सकते हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि क्योंकि पेंडेमिक में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा मैनेज किया है अपनी इकोनॉमी को और से बचाया है, और उस किस्म की डिसरप्शन नहीं हुई जो बाकी दुनिया में हुई है, तो पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त जो दुनिया की ज़रूरियात हैं वो पाकिस्तान उसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करे। अब हमारे पास इस वक्त जो चीज़ हमें चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट। और आपको पता है कि 2006 में हमारी इन्वेस्टमेंट 2007 में तकरीबन 20% GDP का क्रॉस कर चुकी थी, और उसके बाद ये 10% से 15% के दरमियान इन्वेस्टमेंट का नंबर रहा है। और मेरे ख्याल में अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ी बूस्ट दे सकता है। हमारी कंपनीज ने पेंडेमिक के बावजूद अच्छे मुनाफे कमाए हैं, उनके पास लिक्विडिटी भी है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में चाइना के साथ बहुत तकरीबन सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर बना हुआ है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो पूरी दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। तो चीन के साथ अब हमारा जो मायदा है वो बिजनेस टू बिजनेस एरिया में आ चुका है, तो वहाँ से हम खासी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का जो ये फोकस अब आ गया है जियो इकोनॉमिक्स पे, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी शिफ्ट है कि पूरे इस खित्ते में सेंट्रल एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जियो पॉलिटिक्स के बजाय जियो इकोनॉमिक्स हो, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए, तजारत को बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, एनर्जी फ्लोज, पाइपलाइंस, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं
कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है। शर्त उसकी ये है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अब आए और इन्वेस्टमेंट को हम फ़रोग दें। और मेरे ख्याल में क्योंकि पाकिस्तान में नैरेटिव्स जो हैं वो बड़े नेगेटिव चल रहे हैं, एक सियासी अमल है जिसमें ब्लेम गेम चलती है, जिसमें जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, कई जगह पे ओवर एस्टिमेट किया जाता है। और वो जो हमें एज अ नेशन इस वक्त काम करना है उसमें कुछ करने की जरूरत है। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब, कथा कलामी माफ। जब वापस आएंगे तो सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे कि जो आपने बयानिए की बात की कि यहाँ पर बहुत से बयानिए चल रहे हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी बयानिया पाकिस्तान के हक में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ हमारी सारी मेहनतें होती हैं, फिर उसके बाद कोई एक एक्शन हो जाता है जिसकी वजह से सब लमलेट हो जाता है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर सलमान शाह साहब ने कि जो बयानिए इस नौयत के हैं कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये बयानिए बहुत सी गलतियों की वजह से पैदा हो रहे हैं। लेकिन बैनुल अक़वामी बयानिया आपके सामने पेश करता हूँ डॉक्टर सलमान शाह साहब। बैनुल अक़वामी बयानिया ये है कि पाकिस्तान अपना रुख बदल रहा है, जहाँ पाकिस्तान एक बैनुल अक़वामी जिसे आप कह सकते हैं कि सोच रखने वाला मुल्क है, इंटरनेशनल थिंकिंग वाला मुल्क तस्वर किया जाता है, जो तकरीबन हर मुल्क के साथ कोई ना कोई ताल्लुकात ज़रूर बनाता है, चाहे उसमें तलखी आए या ना आए, लेकिन अपने आप को आइसोलेट करने से कोशिश करता है कि रोके। एक ऐसा मुल्क जो कि अवाम को तो इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन इंटरनेशनली प्रो वेस्ट तस्वर किया जाता है। जब आप वज़ीर थे आपको पता होगा कि नॉन नेटो सबसे ज़्यादा पसंदीदा इत्तेहादी मुल्क तस्वर किया जाता था, और ये एक फैक्ट है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। आज वो मुल्क कंफ्यूज है, उनका बयानिया जो इंटरनेशनल बयानिया चाइना में मौजूद पाकिस्तान के बारे में बयानिया की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि चीनी हुकूमत जो है वो अवामी बयानिया से नहीं चलती। हाँ, जो जमहूरी दुनिया है वहाँ पर बयानिया की बड़ी अहमियत होती है, वहाँ पे हुकूमतें अपने बयानियों से चलती हैं। बयानिया पाकिस्तान के बारे में बहुत मनफी तैयार हुआ है और पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया बैनुल अक़वामी जमहूरी कॉन्फ्रेंस को, वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया और अपनी अलाइंसेस बनाने के चक्कर में लग गया, अना परस्त बन गया, जबकि ये मुल्क कभी भी अना परस्ती पे नहीं चला। हमेशा जो है वो मुफादात को भी देखा है और नज़रियात को भी देखा है। अनफॉर्चुनेटली हमारी इकनॉमिक डिप्लोमेसी बहुत पुअर है। जिस बयानिया की आप बात कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी बयानिया आपके सामने पेश कर दिया, पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी बयानिया इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, क्या कहते हैं आप? देखिए, आई थिंक बज़ाहिर आप कह सकते हैं कि मुश्किल में है, बट हकीकत ये है कि पाकिस्तान को जब आप जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो फिर आप किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन सकते। फिर जियो इकोनॉमिक्स में पूरी दुनिया जो है उसके साथ आपके तल्लुकात हैं, उसके साथ ट्रेड है, उसी के साथ इन्वेस्टमेंट है और उसी के साथ आपने फ़रोग देना है एक किस्म का ग्लोबल इकोनॉमिक्स को। और उसमें इंटरनेशनल जो अदारे हैं वो भी तकरीबन अब इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ये देखें कि वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चाइना के जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, चाइना के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक्स हैं, ब्रिक्स बैंक उन्होंने बनाया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, तो ये सारे के सारे एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अनफॉर्चुनेटली कोल्ड वॉर का जो वक्त था वो गुजर चुका है और अगर वो दोबारा से कोल्ड वॉर में हम जाएंगे तो दुनिया बहुत पीछे हो जाएगी। सो आई थिंक कि ये पाकिस्तान का एक दुरुस्त है मौक़िफ़ के आपने सारी दुनिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्रिएट करनी है और किसी को आपने ना तो ब्लैक लिस्ट करना है और ना ही उसके साथ
सियासी ब्लॉक्स में रहना है। सो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी है कि इस पूरे खित्ते में आप इकोनॉमिक नैरेटिव लेके आए। अभी हम आप देख रहे हैं कि OIC की मीटिंग हो रही है ऑन अफगानिस्तान, और उसमें अदर देन इस्लामिक कंट्रीज़ आप वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी लेके आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक दूसरों को भी ला रहे हैं। मेन मकसद ये है कि इस खित्ते को अब जंग से निकाल के अमन के रास्ते पे लगाना है, और वो उसका जो पीस डिविडेंड है वो बहुत ज़रूरी है। पीस डिविडेंड मतलब ये है कि पूरा खित्ता जो है वो इंटेग्रेट हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके सामने यही जियो इकोनॉमिक वाला इशू रखना था। आपको पता होगा कि हमारे खित्ते में तो नहीं, लेकिन एशियाई इन द लार्जर एशियन कॉन्टेक्स्ट टर्की जो था वो बज़ाहिर एक लीडर के तौर पर इमर्ज कर रहा था, और वो अपनी लीडरशिप के साथ चंद ममालिक के ग्रुप को ला रहा था। पाकिस्तान तो कभी यहाँ कभी वहाँ, पाकिस्तान भी उस ग्रुप का हिस्सा बन गया। बट वी हैव सीन कि टर्की एंड टर्कीज इकोनॉमी हैज़ टेकन द ब्रंट ऑफ एन इकोनॉमिक शॉक, और ये शॉक वेव किसने भेजा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। डेप्रिसिएशन ऑफ द लीरा हुई। Right now, Turkey's economy is in doldrums just because Erdogan wanted confrontation instead of pacifying the West, instead of working out a solution, instead of trying to integrate within the economic framework. He wanted to take some global leadership position and he wanted to revive the Ottoman Empire. उसका रिजल्ट ये हुआ कि वेस्ट ने उनकी वो धुलाई की है कि उनको लग पता गया है। Why should we wait in line to get hammered like them? क्या कहते हैं आप? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल में ज़्यादा इस वक्त जो टर्की को मुश्किलात आ रही हैं एक तो ये है कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा काट दिए, और वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट काटने से इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो गई है, और उसकी वजह से एक बहुत मेजर करेंसी उनकी कमज़ोर पड़ गई है। तो मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा इकोनॉमिक मैनेजमेंट का मसला बना है टर्की की इकोनॉमी, रादर दैन जियोपॉलिटिक्स की वजह से ये हो रहा हो। लेकिन अगर आप ये देखें कि टर्की जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन वेस्ट एशिया, और यूरोप और वेस्ट एशिया के दरमियान एक ब्रिज है, और वो अफ्रीका, मिडल ईस्ट, तमाम जगहों पे उसकी बात सुनी जा रही है। सो आई थिंक कि टर्की को इस तरह से कहना कि वो अब अपनी पॉलिटिक्स की वजह से उसके ऊपर ये मसले आ रहे हैं, मेरा ख्याल है ज़्यादा इकोनॉमिक मैनेजमेंट की वजह से मसले आ रहे हैं। और जो टर्की की एक जियोग्राफिक पोजीशन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन है। और अमेरिका का जो विड्रॉल है फ्रॉम द मिडल ईस्ट इन अ वे, वो जब पिवट टू एशिया हुआ तो उधर उनका फोकस ज़्यादा हो गया है, और यहाँ पे एक गैप नज़र आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया जो है उसने कतर के साथ दोबारा से रिलेशनशिप कर ली है। कतर की टर्की के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। जो ईरान सऊदी अरेबिया का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी मेरा ख्याल ड्रामाई तरीके से चेंजेस आ सकती हैं जब ये सारे जो हैं पावर सेंटर्स इनकी रीअलाइनमेंट होगी, तो हो सकता है कि ये एरिया भी जियो इकोनॉमिक्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए और उससे बड़ा एक बेनिफिट आ सकता है। अच्छा, पाकिस्तान ने एक रोल प्ले करना था ईसीओ को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि हमने ऐसा फील किया था कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स और बिलखुसूस हमारे अपने नेबरहुड में अगर हम आरसीडी जो कि अब स्पिन ऑफ होके ईसीओ बन चुकी है रिवाइव कर दें तो हम एक नया इकोनॉमिक ब्लॉक बन सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर ज़्यादा वर्क नहीं हो सका। इस पर भी आपको पता होगा कि इसके बड़े इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो ये है कि एनर्जी कॉरिडोर रिवाइव किया जा सकता है, जो एनर्जी कॉरिडोर के ज़रिए हमें सेंट्रल एशिया से
बहुत सारी एनर्जी रिलेटेड रिसोर्सेज मिल जाएं। उसके अलावा ट्रेड बहाल किया जा सकता है, बिकॉज टर्की इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इट बट नॉनदलेस स्पिल्स ओवर इनटू द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो मतलब ये कि हमने सोचा था कि एक ट्रेड गेटवे खुल जाएगा, अनफॉर्चुनेटली वो ईसीओ का मामला कहां तक पहुंचा? डू यू हैव एनी न्यूज अबाउट दैट? आई थिंक बहुत ज्यादा प्रोग्रेस है। एज यू कैन सी के ईसीओ के ज्यादा ममालिक जो हैं वो अफगानिस्तान के नेबर्स हैं, और इस वक्त जो अफगानिस्तान के नेबर्स जो हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान। और मेरा ख्याल है कि आगे चल के ईसीओ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका होमवर्क हो चुका है। ईसीओ के तहत जितने भी प्रोटोकॉल्स बनने थे, तजारत के, ट्रैवल के, फ्री ट्रेड जोन के, कैसे आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट कैसे बनेगा, वो वीज़ाज पॉलिसीज, वीज़ा फ्री पॉलिसीज कैसे बनेंगी, तो उनके ऊपर काम तो सारा कुछ हो चुका है। अब मेन हर्डल जो था वो अफगानिस्तान था, और अफगानिस्तान में अमेरिका की प्रेजेंस और वहाँ पे एक सिविल वॉर जो वहाँ उनका हुआ, तो वो अब ख़त्म हुआ है। तो इसको अब अभी 4 माह हुए हैं उसको, जंग को ख़त्म हुए, तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन ये जो हकीकतें हैं, लाइक दी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्योंकि 10 मेंबर्स जो हैं ये तकरीबन इस पूरे वेस्ट एशिया में इनका ज्योग्राफिक प्रेजेंस है, बहुत बड़ी इनकी मार्केट है, एनर्जी है, इनकी कनेक्टिविटी पाकिस्तान के जरिए होनी है। ज़्यादातर कनेक्टिविटी अगर आप देखें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तमाम जो हैं ये पाकिस्तान के थ्रू होंगे और अफगानिस्तान के ज़रिए से आप उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बाकी ईसीओ मेंबर्स कंट्रीज़ के साथ मिला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ये जो वेस्ट एशिया में अफगानिस्तान की जंग के बाद अमन जो है वो डेफिनेटली आएगा, और ये जियो इकोनॉमिक्स की वजह से आएगा, और जियो पॉलिटिक्स यहाँ से कुछ कम होगी, तो फिर आई थिंक ये पूरा खित्ता एक इकोनॉमिक इंजन ऑफ ग्रोथ बन जाएगा। जैसे आसियान है, आसियान हमें बोलना नहीं चाहिए कि आसियान जब वियतनाम की जंग थी तो वहाँ तमाम जो इकोनॉमीज थी वो तबाह हो रही थी। कंबोडिया, वियतनाम, ये सारी लाओस, ये जो ममालिक थे ये जंग की जद में थे। लेकिन जब 72 में, अर्ली 70s में अमेरिका का वहाँ से विड्रॉल हुआ, उसके बाद से आज तक आप देखें ये तमाम ममालिक जो हैं ये इकोनॉमिक सुपर पावर के तौर पे उभरे हैं, और इस वक्त दुनिया में वहाँ पे इकोनॉमिक हब है वो पूरी दुनिया का। इसी तरह मेरा ख्याल है अफगानिस्तान की जंग के बाद अगर हमने अक्लमंदी से काम लिया, पाकिस्तान को भी बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट रोल करना है, और बाकी इर्द गिर्द के ममालिक का भी इम्पोर्टेंट रोल है, तो आई थिंक ये भी खिता अमन का खिता बनेगा, और इकोनॉमिक यहाँ पे ग्रोथ बहुत होगी। और इसमें रूस का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स आगे चले, चीन का इंटरेस्ट है कि ये इकोनॉमिक फोकस हो यहाँ पे, और तजारत और ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम जाएं। और जाहिर है कि पाकिस्तान को तो इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है कि अगर पाकिस्तान शाह साहब आपको पता होगा कि एक और बढ़ता नैरेटिव है इंटरनेशनली, जो कि इंडिया को बिलखुसूस और पाकिस्तान को भी प्रेशराइज कर रहा है कि हम आपस में ताल्लुकात अच्छे रखें, क्योंकि माजी में जो एस्केलेशन हुई वो खित्ते के लिए, ममालिक के लिए और दुनिया के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और इसकी वजह से पाकिस्तान को कहा गया है कि जज्बा खैरसगाली दिखाए और कोशिश करे कि जो है माजी की जो भी बातें हुई हैं, तलखियाँ, उनको भूल के हिंदुस्तान से बात करने के लिए, डायलॉग करने के लिए आगे बढ़े। हिंदुस्तान को भी दबाव डाला जा रहा है कि वो भी पाकिस्तान के साथ अब बात करे, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कोई मसला हल होगा नहीं। और आपको पता होगा कि अब एक स्टेज तैयार किया जा रहा है जहां दोनों ममालिक जो हैं दोबारा से वापस आए, जहां नो डायलॉग की बात हो रही थी पाकिस्तान में भी,
वहाँ पाकिस्तान में भी अब डायलॉग की बात शुरू हो गई है और हिंदुस्तान में भी इस बारे में बात हो रही है कि भाई गुफ्तगू शुरू करनी चाहिए। क्या कहते हैं, इसके माशी तौर पर क्या फ़वाइद हो सकते हैं अगर इस तरह की चीज़ होती? तो आपने भी सुना होगा, देखा होगा जी। देखिए, माशी तो बेनिफिट सबको पता है कि जब आप अमन करेंगे, तजारत करेंगे और अपने इख्तिलाफात जो हैं उनको ख़त्म करेंगे तो बड़ी डेवलपमेंट होगी, बड़ा बेनिफिट होगा। 70 साल हमने जंग की है और उनको भी बहुत नुकसान हुआ है, हमें भी बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन आई थिंक इसके लिए दोनों को राजी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो कहते हैं ना, इट टेक्स टू टू टैंगो। लेकिन अगर इस वक्त जो बीजेपी है वो तो ख्याल ये था कि ये स्ट्रॉन्ग पार्टी होगी, ये पाकिस्तान से अमन कर लेगी, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को अपने एज रखा हुआ है कि इलेक्शंस जीतने के लिए पाकिस्तान के साथ टेंशन्स बढ़ा देते हैं और फिर वो इलेक्शंस जीत जाते हैं। तो एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज्यादा है, और वो पाकिस्तान और रुकावट है। सो आई थिंक ये अब डिपेंड करता है कि या तो बीजेपी एक नया टर्न्स अ न्यू लीफ ऑल टुगेदर एंड एक वो मुहिम पे जाए और जो काम उसने कश्मीर में किए हैं उसमें वो कश्मीरियों के राइट्स को रिस्पेक्ट करे और वहाँ पे जो कई सालों से अब वहाँ पे एक किस्म का कर्फ्यू चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए माहौल बनाने की बहुत अशद ज़रूरत होती है। तो आई थिंक बेनिफिट्स तो सबको पता है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है उसमें इस वक्त इंडिया जो है उसकी पॉलिटिकल पार्टी इसको सियासी तौर पे देखती है फॉर विनिंग इलेक्शन। सो आई थिंक अगर तो आपने की है, इस पर मजीद आपके साथ गुफ्तगू होगी आगे आने वाले दिनों के अंदर। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपका डॉक्टर सलमान शाह साहब बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।